वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल। आज का टॉपिक हिंदू मैरिज एक्ट। जैसे नाम से ही पता चलता है, इट अप्लाइज टू ऑल द हिंदूज। अब हिंदूज में कौन कौन आएंगे? तो जो ब्रॉड डेफिनेशन है वो तो हम लोग यही सोचते हैं कि ये लोग जो बुद्धिस्ट है, सिख है, जैन है, इन सभी को आएंगे। लेकिन उसमें एक और चीज है कि वैष्णव है, लिंगायत धर्म का जो पालन करता है, ब्रह्म समाज का पालन करता है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सभी लोग भी हिंदू में होंगे। और अगर आप एक्ट पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, तो आपको एक चीज ऐसे दिखेगी, जो क्रिश्चियन नहीं है या फिर जो मुस्लिम नहीं है, उन सभी को हिंदू धर्म अप्लाई होगा। अगर वो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, या फिर वो धर्म से हिंदू है, या फिर उनका जो गोत्र चला आया है अपने परिवार से, उनका जो पेरेंट्स थे वो हिंदू थे। तो सी हाउ इट विल बी लाइक कि अगर आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं अपने सप्तपदी की शादी में, या आप घर में देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो माना जाएगा, भले आपका सरनेम कुछ भी हो। वही हम लोग जिस देश में रहता है, वहाँ कभी कभी हमको सरनेम ऐसे मिलते हैं कि हमको वहां से कास्ट का पता नहीं चलता है। तो कास्ट कभी कभी अलग होती है, बट इट इज मतलब अगर आप मतलब सरनेम से पता नहीं चल पाएगा कि वो कौन से धर्म का पालन कर रहा है। जैसे देसाई आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, आपको गुजरात में भी गुजराती भी मिल जाएंगे, महाराष्ट्रन भी मिल जाएंगे। और कहीं आप जैसे अब अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो यू विल फाइंड ऑल दी मराठी सरनेम, मतलब जहाँ पर बोर्ड डॉक्टर्स का, लॉयर्स का। बट इफ यू गो दे स्पीक इन हिंदी, तो इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब कल्चर वाइज हम लोग बहुत बटे हुए हैं, बट सब कल्चर एक ही बोलता है कि अगर आप हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा। नाउ कमिंग बैक टू अवर टुडेज टॉपिक, हिंदू मैरिज एक्ट में नाम से पता चलता है कि मैरिज के बारे में जो लॉ है, इसको कोडिफाई किया गया है। ये 1955 में हुआ। तो जब 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट आया, तो ये हिंदू जो भी होते हैं, उनके जो मैरिज के जो भी प्रॉब्लम्स थे, या मैरिज के बारे में जो भी डिसीजंस थे, रजिस्ट्रेशन था, डिवोर्स था, जुडिशियल सेपरेशन था, मेंटेनेंस था, बच्चों की कस्टडी का, तो ये सारा लॉ बहुत छोटा एक्ट है, 28-29 सेक्शन का है, जिसमें बहुत कम सेक्शंस है जो आपको आप रेगुलर रोजमर्रा यूज करते हैं। तो वो कम यूज करते हैं, लेकिन उसका महत्व बहुत है। अगर आप कभी भी प्रैक्टिस का दायरा देखेंगे किसी भी लॉयर का, तो हमेशा आप पाएंगे कि उसका जो मिनिमम 25% या 20% यू विल फाइंड फैमिली मैटर्स। उसका रीजन है, अगर आप पेंडेंस से भी देखोगे, तो फैमिली मैटर्स की पेंडेंस इन देश में सबसे ज्यादा है। उसका रीजन है कि पूरा ये व्यवहार जो हो रहा है, अगर मतलब नाउ इन द सेंस, अगर आप हिंदू में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनका व्यवहार ठीक नहीं है। व्यवहार से अब बिहेवियर हो गया, लेकिन बिहेवियर का मतलब जो चलन है, हमारे यहाँ शादी कंपलसरी होती है, फिर उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। पहले के जमाने में पंचायत बैठती थी, 5 जन को, पंच के मुख से परमेश्वर बोलता है, ऐसे होता था। लेकिन जब 1955 में ये लॉ आ गया, तो बहुपत्नीत्व की जो हिंदुओं में ये थी, वो निकल गई, मतलब प्रथा। अगर हम 1955 का अगर आप एक्ट ध्यान से पढ़ोगे, तो 1955 के पहले 2 मैरिजेस वर अलाउड या 3 मैरिजेस अलाउड। हिंदू को ऐसे नहीं था कि वो ज्यादा मैरिजेस नहीं थे। आपने राजा महाराजों की अभी देखा होगा कि दे हैड टू, उनकी 2 वाइफ्स थी, या एक से अधिक वाइफ थे। 1955 पर पहले ऐसे कोई लॉ नहीं था, लेकिन जब 1955 का लॉ आया, तो बाइगेमी ऑफेंस बन गया। तो दैट पनिशमेंट सेक्शन इज आल्सो देयर इन हिंदू मैरिज एक्ट, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कि पनिशमेंट सेक्शन है हिंदू मैरिज एक्ट में। तो विल गो थ्रू वन बाय वन सेक्शंस। जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको लेके जरा चाहूंगी कि सेक्शन 55 के बारे में, 1955 का सेक्शन 5 के बारे में। इफ आई कैन शेयर, आई विल ट्राई टू शेयर, क्योंकि वो थोड़े पॉइंट्स बहुत मतलब वर्ड टू वर्ड अगर आप समझ लो तो काफी अच्छा होगा। इफ आई कैन शेयर, आई विल ट्राई टू शेयर। ओके, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, नहीं शेयर हो रहा है। तो सेक्शन 5 का एक कुछ कंडीशंस है कि एक वैलिड हिंदू मैरिज कैसे होता है। तो उसमें कि लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। सिंपल है कि जब भी ये 2 लोग शादी करते हैं, तो दोनों अनमैरिड चाहिए। अगर अनमैरिड नहीं है, तो उसका लिविंग स्पाउस नहीं हो सकता, वो विडो भी हो सकता है, विडोर हो सकता है अगर आदमी है तो उसका लिविंग स्पाउस बिल्कुल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा है कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मेंटल कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि मतलब उसको वो अपना वैलिड कंसेंट नहीं दे पाए, वो बात ही नहीं कर पाए, मतलब उसकी उसको पता ही नहीं कि उसकी शादी हो रही है।
तो ऐसे व्यक्ति से शादी है वो भी वैलिड नहीं होगी अंडर लॉ, अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। कई बार ऐसा होता था कि कुछ लोगों को समझता ही नहीं था कि उनकी शादी हो रही है, उनको कोई प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो सकता है। तीसरा कंडीशन था कि जो लड़की है उसका एज 18 ईयर्स मिनिमम चाहिए था, और जो लड़का है उसका 21 ईयर्स। अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो ये कंप्लीटेड एज लिखा है, कुछ लोग बोले 18 साल की हो गई, नो, 18 कंप्लीटेड, 21 कंप्लीटेड। 18 लगा है या 21 लगा है तो वो शादी वैलिड नहीं हो गई। आज भी यही लॉ चल रहा है। तो दिस ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि उन दोनों का एज 21 और 18 कंप्लीट चाहिए। वैसी शादियां अगर हुई है, 16 है लड़की, 17 है, या वो कंप्लीटेड नहीं है, तो ये मैरिज नल एंड वॉइड भी हो सकता है, वॉइडेबल मैरिज भी हो सकता है आगे चल के। उसका नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कुछ रिलेशनशिप है ऐसे है जिसमें मतलब शादियां नहीं हो सकती, जैसे भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती, रिलेटिव्स में आपस में शादी नहीं हो सकती। बट नाउ वहां पर एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी यह है, जो नेक्स्ट कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन है, वो ये कस्टम एंड यूसेज में अलाउड है। अगर आप कहीं पर जाओगे, साउथ में भी है, देन महाराष्ट्र में भी है कि बुआ भाई बहन के बच्चे आपस में शादी करते हैं, उनको मांग कर बुआ की बेटी से शादी करते हैं या मामा के लड़के लड़की से, ये भी होते हैं। लेकिन जो ये कस्टम यूसेज से अलाउड, अनलेस दे कस्टम यूसेज परमिट, लेकिन भाई बहन के बीच में शादी नहीं हो सकती। तो जो परमिटेड रिलेशनशिप है उसी में शादी होती है। तो ये सारे वैलिड, मतलब सेक्शन 5 आप हिंदू मैरिज एक्ट का पढ़ेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो। दीज आर दी 5 कंडीशंस। नो, और एक उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि द पार्टीज आर नॉट सपिंडल अनलेस कस्टम। सपिंडल से मतलब आप समझो कि गोत्र देखा जाता है हिंदुओं में। कभी भी अगर आप शादी जब होती है तो पंडित के पास जाएंगे तो गोत्र देखा जाता है, तो गोत्र के हिसाब से अगर वो शादियां नहीं होती है, मोस्टली 7 गोत्र देखते हैं, जितनी मुझे जानकारी है कि 7 गोत्र में उनकी आपस में, मतलब अगर मेरा सरनेम बाफना है तो पिछला कोई ऐसे बाफना बाफना की शादी आपस में नहीं हुई है, वो लोग ख्याल करते हैं। उसका एक साइंटिफिक रीजन जो बताया गया है कि जो उस मैरिज से जो बच्चे होते हैं उसका रीजन, साइंटिफिक रीजन ऐसा है, मतलब शास्त्रों में लिखा है, वो साइंस पे आधारित है कि बच्चों का जो मेंटल स्टेटस होता है उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर ये साइंटिफिकली प्रूव है, अगर इफ यू गूगल इट, तो देर इज अ रीजन कि हम लोग गोत्र क्यों देखते हैं। तो 7 गोत्र देखते हैं कि 7 गोत्र में इनकी आपस में यही सरनेम में शादी नहीं हुई है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक सप्तपदी भी है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि एक दूसरे के गले में माला डाल दी और शादी हो गई, नो। देर आर जजमेंट्स जिसमें बहुत समय तक वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह गए, उसको भी मैरिज माना गया है। बट अदरवाइज जो सेरेमनी है वो सप्तपदी, 7 फेरे होते हैं। कुछ लोगों में 4 फेरे भी होते हैं, कुछ लोगों में 7 फेराज होते हैं। तो ये फेरा को बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे देश में अभी भी बहुत 80% ऑफ मैरिजेस आर नॉट रजिस्टर्ड। डज इट मीन कि दिस मैरिजेस आर नॉट वैलिड? मेरे पास पढ़े लिखे लोग भी आते हैं या हमारे पास सब लॉयर्स यहाँ पर, तो देखा होगा कि बहुत बार ऐसे आते हैं क्लाइंट्स, बहुत नहीं नहीं मेरा मैरिज रजिस्टर नहीं है, शैल आई नीड टू गो टू कोर्ट फॉर डिवोर्स? तो मैं उनसे कहती हूँ कि 80% ऑफ द मैरिजेस आर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। दैट डज नॉट मीन कि दैट मैरिज इज नॉट वैलिड मैरिज। अगर आपने कुछ लोगों को बुला के मैरिज किया, उसका प्रूफ है, फोटोग्राफ्स है, वीडियो है, व्हाट्सएप पे फोटो है, 4 लोग आपने एविडेंस करके भी लाया कि वो आपकी शादी में हाजिर थे, तो भी वो मैरिज है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि जो सेरेमनी होती है सप्तपदी की, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सेक्शन 5 इज द वन आई विल स्टार्ट हिंदू मैरिज एक्ट में, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये सेक्शन तभी यूज होता है जब आपको शादी को नल एंड वॉइड या फिर एन्यूलमेंट के लिए जाना है, तो ये सब डिक्लेयर करना है। तो विल गो थ्रू दिस सेक्शंस इन दी, आप आगे की चलेंगे। अब नाउ है सेक्शन 9। सेक्शन 9 रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज एक्ट। इन माय एंटायर करियर ऑफ 21 years आई हैव फाइल ओनली वंस, मतलब मैंने 1 या 2 पिटिशन रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज की फाइल की है, क्योंकि नॉर्मली रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज का मतलब होता है पत्नी को वापस बुलाना। अब पत्नी को तभी वापस बुलाया जा सकता है या पति को वापस बुलाया जा सकता है रहने के लिए, या उससे कोर्ट की डिक्री। तो मैं पर्सनली मानती हूँ कि डिक्री पास भी हो जाएगी तो उसको एग्जीक्यूट करना इतना आसान नहीं है, और कर भी दिया तो वो कोई चीज नहीं है कि हम उससे जबरदस्ती उसके साथ में रह सकते हैं। अब उसको एग्जीक्यूट कर भी लेंगे, पैसे के द्वारा, प्रॉपर्टी के द्वारा अटैचमेंट कर लेंगे, बट जो आपका पर्पस है, अनलेस, हो सकता है देखो पहले जमाने में ऐसा होता था कि वाइफ है उसको फादर समझा के लेके गए, लेकिन वाइफ वापस आना चाहती थी, कोर्ट में ऐसी बात हुई,
तो सेक्शन 9 उस समय यूजफुल है जब वाइफ या हस्बैंड खुद साथ में रहना चाहते हैं। अदरवाइज आई वुड कॉल इज अ पेपर डिक्री, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ मतलब मैरिज का जो डिक्री ले लिया कॉन्जुगल राइट्स का, तो वो आप पेपर डिक्री आप उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है। आई वुड ऑलवेज एडवाइज कि इवन इफ यू फाइल डिवोर्स, even if you file maintenance, there is a possibility they can always come together in divorce matters, so they can come together. But instead of filing restoration of conjugal rights, I would always prefer divorce petition, or I will send a legal notice कि आप वापस आ जाइए. If you are not coming, then I will go for divorce matter or divorce petition before the family court or concerned district court. तो ये हमेशा याद रखना कि सेक्शन 9 का इस्तेमाल उसी समय कीजिए जब आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस हो कि पार्टी दोनों साथ में रह सकती है, उसमें ज़्यादा आपस में कुछ तकरार नहीं है। अदरवाइज अगर आपने सेक्शन 9 की पिटिशन दाखिल की, तो मेरा ऐसा कहना, ऐसा लॉ है कि आप क्लाइंट का और अपना दोनों का वक्त जाया कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट का डिक्री इज अ पेपर डिक्री विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव एंड टू एग्जीक्यूट। सेक्शन 9 में मोस्टली डिक्री मिल जाती है, लेडीज रहेगा तो, इवन जेंट्स रहेगा तो वो पत्नी को रखना चाहता है, कोर्ट भी यही समझता है कि बहुत अच्छा है कि दोनों साथ में रहना चाहते हैं। बट देन एज अ लॉयर वी शुड नो कि क्या सच में ये डिक्री हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे क्या। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 10 ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। नाउ जुडिशियल सेपरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द डिवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन में सिर्फ पार्टी सेपरेट होती है, उनके जो लीगल राइट्स होते हैं वो कुछ अफेक्ट नहीं होते, एक्सेप्ट कि वो एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देंगे। सेक्शन 10 का जो जुडिशियल सेपरेशन है, मैं हमेशा कहूँगी कि दिस इज ऑल्सो वन मोर डिक्री जिसमें सिर्फ वो लोग एक दूसरे की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो अगेन अ पेपर डिक्री। इसका कोई फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा सीरियस मैटर है जिसमें दोनों पार्टी साथ में रहने को तैयार नहीं है, पर जुडिशियल सेपरेशन कर सकते हैं तो वो कर ले, लेकिन वो याद रखेगा वो दोनों फिर से शादी नहीं कर सकते। अगेन दे हैव टू कम टू कोर्ट एंड फाइल डिवोर्स पिटिशन। तो लाइक रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इवन आई कॉल दिस सेक्शन ऑल्सो एज अ पेपर डिक्री कि जुडिशियल सेपरेशन ले तो लिया, लेकिन आपने पार्टी को कोई रिलीफ नहीं दिया क्योंकि उनके लीगल राइट्स वैसे के वैसे रहे। वो दूसरे व्यक्ति के साथ शादी भी नहीं कर सकते, और साथ में वापस आना है फिर कोर्ट की परमिशन लेनी है क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन हो चुका है, और वैसे ही साथ में आएंगे तो वापस कोई एक पार्टी चीट करके कंटेम्प्ट में भी जा सकती है। नाउ नेक्स्ट है वॉइड मैरिजेस। वॉइड मैरिजेस की जो कंडीशंस है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए सेक्शन 5 में कि सपित्र गोंड मतलब जो उनका गोत्र होता है उसमें शादियां नहीं होती है, सप्तपदी होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी नहीं हो सकती, भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, इस बातों को ध्यान रखना है। तो सेक्शन 5 जो है वो सेक्शन 11 आप दोनों वॉइड मैरिजेस और सेक्शन 5 आप नोट कर लीजिए कि हिंदू मैरिज एक्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 11 एंड सेक्शन 5 को साथ में पढ़ना है, आप इन दोनों सेक्शन को अलग नहीं पढ़ सकते। जो सेक्शन 5 की कंडीशंस है उसी पर वॉइड मैरिजेस आधारित है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 और सेक्शन 11 आर रिलेटेड। बहुत छोटा एक्ट है हिंदू मैरिज एक्ट, आई वुड से कि दोज आर प्रैक्टिसिंग लॉयर दे शुड नो, बहुत मतलब इफ यू नो इट कंप्लीटली देन इट विल बी वेरी इजी टू, मतलब आपको फैमिली कोर्ट में या फिर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान होगा। नाउ नेक्स्ट कम्स इज वॉइडेबल मैरिजेस एक्ट। अब वॉइड मैरिज एंड वॉइडेबल मैरिज में क्या फ़र्क है, मैंने एक लिंक भी दी है गुड इवनिंग ऑल के नीचे यूट्यूब की, मैंने इस पर एक सेपरेट जूम मीटिंग करी थी, तो अगर वो आप देखेंगे तो वो काफ़ी डिटेल में है। हियर आई विल से फ्रॉम द सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू कि वॉइडेबल मैरिज ऐसी वॉइडेबल मैरिजेस होती है जिसमें वॉइड मतलब पूरी तरह वो मैरिज ही नहीं है, लेकिन वॉइडेबल ऐसी कि उसको ठीक किया जा सकता है, मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है ऐसे मैरिज। जैसे समझो लड़की 17 साल की है, लड़का 21 साल का है, तो ये भी तो वॉइडेबल मैरिज हो गई, वॉइड भी तो हो सकती है। लड़की जब 18 साल की हो गई वो बोल सकती है मैं माइनर थी क्यों शादी की मेरी, लेकिन वो लड़की उस हस्बैंड को एक्सेप्ट कर लेती है व्हेन शी टर्न्स 18 इयर्स ओल्ड, तो वो वॉइडेबल होते हुए भी वो वैलिड मैरिज हो जाता है। तो ये वॉइडेबल मैरिज है फिर भी ये वैलिड मैरिज है, इस बात का आप ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं होता है ड्यू टू इम्पोर्टेंसी, तो अगर वो कुछ लोग वो शादी को चला लेते हैं इम्पोर्टेंसी होते हुए भी, तो ये वॉइडेबल मैरिज है, बट देन इट कंटिन्यूज, तो बात बाहर नहीं आती है। देन सेक्शन 5 का जो भी क्लॉजेज है उसको अगर कॉन्ट्राविन करेंगे तो वॉइडेबल मैरिज, तो सेक्शन 5, 11, 12 कहीं ना कहीं बहुत ही रिलेटेड है।
देन गार्जियन का कंसेंट, जैसे हो सकता है, अभी तो बहुत मुश्किल है, लेकिन पहले चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट था, अभी चाइल्ड मैरिजेस उतने नहीं होते, राजस्थान में इनर पार्ट्स में कहीं कहीं होते हैं अभी भी, लेकिन पहले जितने नहीं होते। उस समय कभी कभी पेरेंट गार्जियन बच्चे के बिहाफ पे, बेटी के बिहाफ पे अपना कंसेंट देता था, या फिर उसका कंसेंट लिया जाता कि आपकी बेटी हमको दे दीजिए। अगर उसका कंसेंट फोर्सफुली लिया गया उस गार्जियन का, देन ऑल्सो इट विल बी अ वॉइडेबल मैरिज। तो फोर्सफुली आप किसी का कंसेंट नहीं ले सकते, लेकिन अभी ये बात नहीं है, मोस्टली लॉ में हो गया है कि मिनिमम लड़की 18 ईयर्स कंप्लीट चाहिए और लड़का 21 ईयर्स कंप्लीट चाहिए। एक और है वॉइडेबल मैरिज में कि जो रिस्पॉन्डेंट, ऑफकोर्स जो प्रेग्नेंट होगी वो लेडी ही होगी, अगर वो प्रेग्नेंट है एट द टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम सम अदर पर्सन, इसका कुछ डेज भी लिखा हुआ है लॉ में, इफ यू रीड दी जजमेंट्स, कि कुछ डेज है कि पर्टिकुलर इट इज 280 डेज समथिंग, उस पीरियड के अंदर अगर बच्चा पैदा हो तो वो उसी का है जिस हस्बैंड से शादी हुई। लेकिन अगर उसको शक है या फिर उसका डीएनए होता है, जिसके ऊपर और भी बहुत सारे जजमेंट्स भी है, एनडी तिवारी ने बहुत सारे, लेकिन आपको कहना चाहूंगी कि जब भी अगर वो किसी और व्यक्ति से प्रेग्नेंट है तो वो भी वॉइडेबल मैरिज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर उस व्यक्ति को, उस बच्चे को और उस पत्नी को उसने स्वीकार कर लिया, पति ने, तो ये वॉइडेबल मैरिज होते हुए भी वैलिड मैरिज हो जाएगा। इसके लिए इसको पूरी तरह वॉइड मैरिजेस नहीं कहा सकता। शादी वैलिड है, लेकिन इट बिकम वॉइडेबल बिकॉज एट अ टाइम ऑफ मैरिज शी वॉज प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। Now next very important section, very popular, section 13, which deals with divorce matters. मोस्टली हमने देखा होगा कि सेक्शन 30 में क्रूअल्टी में हम लोग डिवोर्स पिटिशंस फाइल कर लेते हैं, बट इज द क्रूअल्टी ओनली ग्राउंड वी कैन गो? नो, देर आर मेनी ग्राउंड्स, बट वी शुड बी विजिलेंट कि कौन से ग्राउंड में हमको केस फाइल करना है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। एक है कि अगर 13 का पहला ही आप सेक्शन देखोगे, पहला ही, वो बहुत रेयरली यूज होता है, बहुत रेयरली लोग यूज करते हैं कि अगर वन ऑफ द पार्टीज ने, किसी स्पाउस ने अपनी पति या पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन कर लिया, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, देन इट इज अगेन अ मैटर ऑफ डिवोर्स। आप सेक्शन 13 का 1(1) में जा सकते हैं। देर आर मेनी सबसेक्शंस, इफ यू गो थ्रू दी ये जो एक्ट है, आई एम अनेबल टू शेयर हियर, नहीं तो मैं जैसे नोट्स बनाए वैसे आपको बता रही हूँ। देन नेक्स्ट वेरी पॉपुलर कम्स, एक तो हो गया कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स अदर देन स्पाउस किया तो यू कैन फाइल फॉर डिवोर्स। देर इज नो नीड ऑफ क्रूअल्टी होना ही चाहिए, उसको इटसेल्फ क्रूअल्टी, बट यू कैन आप उसको कंबाइन कर सकते क्रूअल्टी के साथ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 13(1)(IA), दैट इज क्रूअल्टी। क्रूअल्टी का कहीं भी पूरे लॉ में कहीं डेफिनेशन नहीं है। इफ यू टेक अप एनी ऑफ दी मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, तो वो भी यही कहेगा क्रूअल्टी इज नोवेयर डिफाइंड। लेकिन क्रूअल्टी का मतलब ये नहीं है कि 498 की क्रूअल्टी का डेफिनेशन हम इंडियन पिनल कोड का हिंदू मैरिज एक्ट में लाएंगे। उसमें इतना भी कहा गया कि क्रूअल्टी कैन बी कि आप ध्यान भी नहीं दे रहे अपनी पत्नी के ऊपर, या फिर पति अगर घर से ऑफिस से आ रहा है तो पत्नी पूछती भी नहीं है। दिस फॉर्म्स आर आल्सो, मतलब वो भी क्रूअल्टी में कई बार गिना गया है। तो देर आर जजमेंट। सो क्रूअल्टी का कोई डेफिनेशन नहीं है लॉ में, बट यू शुड बी एबल टू पुट द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट इन सच अ वे दैट योर क्लाइंट इज सफरिंग क्रूअल्टी एट द हैंड्स ऑफ द अदर स्पाउस। अच्छा, क्रूअल्टी का ग्राउंड ये दोनों स्पाउसेस को अलाउड है। नेक्स्ट कम डिजर्शन, 13(1)(IB। देखिए बी और बी का उल्टा डिजर्शन, अगर हमको याद करना है कि डिजर्शन मतलब कौन से इसमें डिजर्शन में जाना है, तो है 13(1)(IB और उसमें डिजर्शन। अब डिजर्शन कितना होना चाहिए? मिनिमम 2 ईयर्स होना चाहिए, शादी का 2 साल नहीं। अगर उनके आपस में संबंध आ गए बीच में, तो आप फिर से आपको वहां से 2 साल पकड़ना होगा। तो 2 ईयर्स इज वेरी कंपलसरी जब भी आप डिजर्शन का पिटिशन फाइल करते हैं। अगर डिजर्शन में आपने 2 साल नहीं बताया तो आपकी पिटिशन डिसमिस भी हो सकती है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो डिजर्शन कई बार मैंने देखा है कि पत्नी छोड़कर चली गई तो डिजर्शन लिख देते हैं, और 2 ईयर्स का जो पीरियड है उसका वो प्रॉपरली अवेयरमेंट होनी चाहिए जब प्रेयर के ऊपर के क्लॉजेस में कि 2 ईयर्स प्रॉपरली कंप्लीटली हुआ है, शी हैज गॉन। और डिजर्शन में मैं यहाँ एक नोट टिप्पणी जोड़ना चाहूंगी कि जब भी आप डिजर्शन लिखते हैं तो डिजर्शन का मतलब ये नहीं कि पत्नी छोड़कर चली गई है या फिर पत्नी आ नहीं रही है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि शी हैज विलिंगली और लेफ्ट द कंपनी ऑफ द हस्बैंड और कंपनी ऑफ द स्पाउस ऑफ द वाइफ, क्योंकि दोनों को अलाउड है इसके लिए। तो इसे ध्यान रखिएगा कि वो छोड़कर चली गई है।
she has withdrawn the company of the spouse, she or he, whoever it is. Now one more ground इसमें है कि कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो ये बहुत इजी ग्राउंड है कि अगर आपके आपके जो स्पाउस है उन्होंने कुछ और रिलीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर डिवोर्स। तो सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में बोलता है, उसमें बहुत सारे ग्राउंड्स है। नाउ वी गो अहेड विद द अनसाउंड माइंड, मेंटल डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया। हिंदू मैरिज एक्ट इज वन एक्ट विच स्पीक्स अबाउट सिजोफ्रेनिया, क्योंकि ये एक्ट 1955 में आया है। और सिजोफ्रेनिया उस समय आई वोंट से इतना बड़ा मतलब बीमारी था, लेकिन अगर अगर आप धीरे धीरे इस एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें आगे आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे, एबनॉर्मली एग्रेसिव। देखिए दिस वर्ड्स आर देयर, अगर हम अपनी पिटिशन में यूज करते हैं एबनॉर्मली एग्रेसिव। नेक्स्ट इज साइकोपैथिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल उनको बोलना साइकोपैथिक डिसऑर्डर। दीज आर ऑल दी वर्ड्स टेकन फ्रॉम द हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब आप ध्यान रखिए कि इतना लॉ इतना मतलब वो काफी एग्जॉस्टिव है, 28-29 सेक्शन है लेकिन काफी एग्जॉस्टिव है। फिर लेप्रोसी था जो डिलीट कर दिया गया, वेनरल डिसीज था वो भी डिलीट कर दिया गया फ्यूचर में के लिए, कि अनलेस एंड अनटिल वो वैसा है। अभी कोरोना के बारे में तो ऐसा कुछ आया नहीं अभी तक, वरना फ्यूचर हमें पता नहीं है कि क्या अमेंडमेंट हो सकती है। अच्छा, एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक रीजन है, आई वॉन्ट लाइक टू क्लैरिफाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो व्यक्ति की जिससे आपकी शादी हुई या तो पति या पत्नी, दोनों स्पाउस के लिए वो अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है मतलब वो कहाँ चले गए, मर गए, जिंदा है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो द लॉ कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 ईयर्स तक उसका कोई पता नहीं है तो ही मे बी ट्रीटेड एज डेड। आई हैड अ केस जिसमें मेरे पास ऐसा आया था, वो बोलती कि 14 साल से उसके पति का कोई पता नहीं है। तो मैंने बोला हमारे पास क्या है, तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं था सिवाय एक पुलिस कंप्लेंट के, और पुलिस कंप्लेंट उसने 3 साल पहले ही की थी। अब पुलिस कंप्लेंट 3 साल नहीं, हमको पूरे 7 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो वो बोल रही थी 14 साल से मैंने उनको देखा नहीं है, वो आए भी नहीं। सी यू नीड अ प्रूफ, आई कैन नॉट गो ओरली इन द कोर्ट एंड से। तो आपको पूरा प्रूफ चाहिए कि 7 ईयर्स नॉर्मली उसके उसके मदर फादर या फिर उसका कोई रिलेटिव के पास वो आई गई, दोज हु हैव नेचुरली हर्ड ऑफ हिम। जैसे मेरी फैमिली को मेरे बारे में पता होगा, मैं दिल्ली हूँ, बॉम्बे, कलकत्ता गई हूँ, अगर मेरा कुछ भी 7 ईयर्स से पता नहीं, देयर शुड बी पुलिस कंप्लेंट, उसका कुछ मतलब मिसिंग कंप्लेंट होनी चाहिए। और उसका आपको मतलब बोलते हैं ना, आपको मराठी में कहते हैं पाठ पूरा होता है, यानी इसको फॉलोअप भी करना चाहिए। अगर आपने फॉलोअप नहीं किया उस पुलिस, और पुलिस से वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको कि ही इज नॉट हर्ड एंड पुलिस हैव ट्राइड टू फाइंड हिम आउट, इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो 7 ईयर्स का जो रूल है वो इसलिए नहीं है कि 7 ईयर्स आपने नहीं देखा तो एक्सपायर हो गया, ऐसा नहीं है, आपको उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। दिस रिमाइंड्स में वन वेरी इंपॉर्टेंट केस, मेरे एक फ्रेंड थे राजेश जी, उनके पास एक केस आया था, उस हस्बैंड के हाथ से मर्डर हो गया था और वो जेल में था। तो उस समय उसकी पत्नी बाहर थी, तो उसने उस पर भी मतलब केस फाइल किया था। तो वो जेल में था तो कैसे समन सर्व किए वो मुझसे पूछ रहा था। मैं बोली कैसे नहीं, आप जेल सुप्रीम के नाम से समझ लीजिए, जैसे हम बाकी की नोटिस सर्विस करते हैं। तो जेल में अगर किसी का पति है तो भी आप क्या डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं? यस, आप फाइल कर सकते हो। तो केसेस में कम्स इन एनी फॉर्म, आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो वैसे ही चलता है जैसे चलना चाहिए, एविडेंस एक्ट सिमिलर वैसे ही चलता है, बट यू शुड नो। तो वो जेल में था, तो वो बोली कि वो बोल रहा था कि मैं उसको सर्विस कैसे करूंगा। मैं बोली जेल में सर्विस कीजिए आप। और कोर्ट ने उस बात को माना, बाद में उसको सजा भी हुई, तो वैसे भी उनको डिवोर्स मिल गया। नाउ नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 13 का ही आगे 1A वगैरह, मतलब सब सेक्शन बहुत सारे हैं, 4 में 1 है, कैपिटल ए है। उसमें बोल रहे जुडिशियल सेपरेशन का, कई बार मैंने जैसे कहा पेपर डिक्री हो जाती है जुडिशियल सेपरेशन की। अगर जुडिशियल सेपरेशन की पेपर डिक्री हो गई है, उसके बाद अगर वो 5 साल साथ में नहीं आते तो ईदर ऑफ द पार्टीज कैन गो एंड फाइल फॉर डिवोर्स। अब देखिए, मैं इसलिए जुडिशियल सेपरेशन आपको फाइल करने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जुडिशियल सेपरेशन के बाद दे हैव टू वेट फॉर 5 ईयर्स अनलेस दे म्यूचुअली एग्री कि हमको म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स होना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जुडिशियल सेपरेशन जब भी आपने डिग्री ले ली तो उसके बाद आपको अगर दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को अगर कोर्ट में आगे प्रोसीड करना होगा तो दे हैव टू वेट फॉर 5 ईयर्स। तो इससे लगे वेस्टेज ऑफ कोर्ट्स टाइम एंड दी मेनली आई वुड से क्लाइंट्स टाइम। कोर्ट तो डिग्री पास कर देगा, लेकिन
उनको भी कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो दिस ऑल्सो वी शुड नो ऑल दिस। सेम गोज फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स ऑल्सो। तो इतना समय बर्बाद करने में हमें कोई फायदा नहीं है। नाउ नेक्स्ट वी गो सेक्शन 13 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू ऑल ऑफ यू टू मेक अ नोट ऑफ इट। दिस इज ऑल्टरनेट रिलीफ इन द डिवोर्स प्रोसीडिंग्स. Suppose the divorce petition is filed by the husband and the wife wants to claim any alternate relief in that. Maybe in popular language we call it काउंटर क्लेम. तो वो काउंटर क्लेम कर सकती है, मतलब अगर उन्होंने रेस्टिट्यूशन फाइल किया है तो वो डिवोर्स का भी उसमें मांग सकती है. और तो 13 कैपिटल ए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जो अधिकार देता है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट में आप प्रेयर कर सकते हैं काउंटर क्लेम की कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स चाहिए, या फिर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फाइल किया सामने वाले क्लाइंट ने, तो आप ऑल्टरनेट रिलीफ आप ये मांग सकते हैं कि मुझे डिवोर्स चाहिए. So this is also very important section 13 capital A. Now next very popular section 13B mutual divorce. As a lawyer we always feel happy कि अगर mutual divorce आया तो हमको झंझट नहीं करनी है. ऑलमोस्ट उनका सारी बातें सेटल हो गई है, मेंटेनेंस, बच्चों का कस्टडी, बाकी सारी बातें, एलिमनी जो भी लेना है, एंड हाउ मच टाइम दे नीड टू पुट इन द कोर्ट, तो जस्ट 6 मंथ, क्योंकि हर एक को जल्दी होती है. बट एवरीबडी इज नॉट लकी कि आप म्यूचुअल डिवोर्स में कन्वर्ट होगा. तो सेक्शन 13B इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन 13B का सबसे एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि 1 ईयर सेपरेशन चाहिए, विच मोस्टली एवरीबडी नोज. लेकिन 1 ईयर का सेपरेशन का मतलब यह है 1 year not from the date of marriage, 1 year from their last cohabitation. I'm sorry, cohabitation from as a husband and wife. उनका कोएबिटेशन साथ में नहीं चाहिए. अगर वो एक ही घर में रह रहे हैं तो यू हैव टू राइट कि दे नेवर हैड अ रिलेशन और दे हैड अ रिलेशन ऑन लास्ट सोन दो दे आर स्टेइंग अंडर वन रूफ. आपको वो पिटिशन में अवरमेंट करनी बहुत ही जरूरी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो म्यूचुअल डिवोर्स की पिटिशन हम फाइल कर लेते हैं, इट टेक्स 6 months इन द कोर्ट, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी वन ऑफ द पार्टी में गो बैक ऑन द कंसेंट टर्म, या वो बोल सकते हैं कि मुझे ये कंसेंट टर्म नहीं फॉलो करने हैं, या फिर मुझे ये फोर्सफुली मैंने फाइल किया है, मेरी इच्छा नहीं है. तो ये पिटिशन 18 महीने तक चलती है. 18 महीने तक ये पिटिशन पेंडिंग रही. म्यूचुअल डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की पिटिशन 18 महीने यानी 1.5 साल पेंडिंग रही करीब. और इसके बाद ये कंटिन्यू आप तभी कर सकते हैं जब दोनों पार्टी के परमिशन हो. एक्सेप्शनल केसेस में मोस्टली 18 मंथ्स के बाद ये पिटिशन डिसमिस हो जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा. नाउ नेक्स्ट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 14. इसी से रिलेटेड मैं बोल सकती हूँ कि कोई एनी नो डिवोर्स पिटिशन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट कैन बी फाइल विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज. मतलब आपकी शादी अगर 2 जनवरी को हुई है तो नेक्स्ट 2 जनवरी के बाद ही नेक्स्ट ईयर के आप केस फाइल कर सकते हैं. लेकिन ऐसा क्यों? उसका रीज़न है कि कोर्ट सबको कूलिंग पीरियड देना चाहता है, क्योंकि कोर्ट चाहता है कि देखो लॉ इसलिए नहीं बना कि लोगों को सेपरेट करे, लॉ इसलिए बना कि उनको लोगों को साथ में रखे. तो सेक्शन 14 जो बना है वो इसलिए बना है कि कोशिश करें कि विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज आप कोई भी पिटिशन दाखिल ना करें, लोगों को समय दे, दोनों पार्टी आपस में बातचीत करें. लेकिन क्या मेरे को कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या विद इन ईयर ऑफ मैरिज हम केस फाइल ही नहीं कर सकते? आप फाइल कर सकते हैं. एंड द वर्ड इज कॉल्ड लीव. आपको कोर्ट की लीव लेनी पड़ती है या फिर कोर्ट का सैंक्शन लेना है अंडर सेक्शन 14. सेक्शन 14 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का नोट बना लीजिए. बट देयर शुड बी एन एक्सेप्शनल हार्डशिप टू द क्लाइंट्स. आपको यू हैव टू ऑब्टेन द लीव ऑफ द कोर्ट. अब एक्सेप्शनल हार्डशिप क्या होती है? मेरा एक केस था फैमिली कोर्ट में. उसमें हस्बैंड द वाइफ इज टू मेक हस्बैंड वॉश हर क्लोथ, और घर उसके नाम पे था. उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया था. मेरे पास पुलिस कंप्लेंट दी थी, और पुलिस को भी नहीं सुन रही थी, वो घर में ले नहीं रही थी. तो पुलिस ने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया. अब वो मेरे पास आया तो क्लाइंट, तो मैंने सेक्शन, तो विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज था, 1 ईयर ऑफ मैरिज, तो कैसे हम करेंगे? तो मैंने फिर सेक्शन 14 का लीव मांगा. बट देन आई हैड एक्सेप्शनल केस जिसमें वो उसको कपड़े धुलवाती थी, घर के काम करवाती थी. इसके अलावा वो एक चीज़ और था कि उसको घर से बाहर निकल रहा था और घर उसके नाम पे था. तो when such kind of narration in the petition you make before the court, तो कोर्ट कन्विंस होता है, तो विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज ऑल्सो यू कैन फाइल द केस. मतलब कोई भी डिवोर्स पिटिशन शुड नॉट फाइल विद इन अ ईयर ऑफ मैरिज, बट इन अंडर सेक्शन 14 यू कैन टेक अ लीव. उसको सैंक्शन भी बोलते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये आप ध्यान रखिएगा. नाउ
सेक्शन 15 जो अपील का टाइम के बारे में कहता है, तो वी कैन गो अहेड, आगे अपील के पीरियड के बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये जो मीटिंग है ये थोड़े समय में एंड हो जाएगी 7 मिनट्स में। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पीपल, 26 पीपल हियर, कि इसको वापस आप सेम लिंक को आप ज्वाइन कर देंगे। मैं 2 या 3 मिनट रुकूंगी, सबके वेट करूंगी कि ज्वाइन कर ले, क्योंकि ये काफी बड़ा मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, थोड़ा आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होगा। तो जब भी ये मीटिंग एंड हो जाएगी, जब 1 मिनट रहेगा, तो मैं हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो प्लीज आप इसी सेम लिंक को वापस रिज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ वी गो टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि सेक्शन 5 मैंने बताया, सेक्शन 11 बताया, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, सेक्शन 12 वॉइडेबल मैरिज। अब कई बार ऐसा होता है कि इनमें बच्चे पैदा हो जाते हैं और मैरिज वैलिड नहीं है। तो क्या इसमें जो बच्चे पैदा हुए वो वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, वो तो वो लेजिटिमेट है कि इलेजिटिमेट है? तो वो लेजिटिमेट बच्चे हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 16 क्लियरली बोलता है कि जो भी बच्चे पैदा हो गए इसमें से, वेदर मतलब मैरिज वैलिड है या इनवैलिड है, वो बच्चों को इलेजिटिमेट करार नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप नेक्स्ट सेक्शन जा सकते हैं, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। दिस इज वेरी और इट्स सिविल लॉ, हिंदू मैरिज। लेकिन सेक्शन 17 बोलता है, क्योंकि 1955 के पहले हिंदू मैरिज एक्ट में दो से ज्यादा, एक से ज्यादा मतलब बहुपत्नी, बाइगेमी ऑफेंस नहीं था, जबकि आईपीसी हमारे यहाँ था। लेकिन जब ये हिंदू मैरिज एक्ट आया तो कहना पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, तो सेक्शन 490 और 495 आईपीसी के तहत आपको पनिशमेंट होगी। तो इफ यू ओपन द हिंदू मैरिज एक्ट इन बैरेक्ट, यू विल फाइंड सेक्शन 17 विच इज टॉक्स अबाउट द बाइगेमी एंड पनिशमेंट फॉर बाइगेमी। तो दो और, बट इट्स वन ऑफ द वेरी गुड सेक्शन, जो कहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट एक बार लागू हो जाता है आपको 1950 के बाद, यूर हिंदू, तो बिल्कुल मतलब आप कर ही नहीं सकते कि दूसरी शादी का तो सवाल ही नहीं, एंड इट विल मीन ऑफेंस। नेक्स्ट वी कैन गो टू सेक्शन 21A अबाउट ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हम मैरिज पिटिशन या फिर जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं या बाकी के लॉज भी होते हैं, हम ट्रांसफर तो करवा लेते हैं। लेकिन क्या हम लोग फैमिली कोर्ट में भी ट्रांसफर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी ट्रांसफर की पिटिशंस कर सकते हैं? तो सेक्शन 21A इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखिए हिंदू मैरिज एक्ट में कह रही थी कि बहुत एग्जॉस्टिव है। सपोज आप फैमिली कोर्ट बैंड्रा का उदाहरण ले लीजिए। मेरे क्लाइंट, वहां पर 7 कोर्ट्स है, मेरे क्लाइंट ने डिवोर्स पिटिशन फाइल की जो कोर्ट नंबर 3 में गई। नेक्स्ट दूसरा क्लाइंट ने पिटिशन फाइल की, सामने वाले अपोजिट क्लाइंट ने, वो कोर्ट रूम नंबर 5 में गई। नाउ दोनों ने अगर डिवोर्स पिटिशन फाइल की है या कोई और भी केसेस फाइल किए हैं, तो दे आर अराइजिंग फ्रॉम दी सेम इशू, दैट इज एक ही मैरिज से हुई है, उनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर 3 नंबर और 5 नंबर में 2 केसेस चल रहे, तो जो केस जहां पहले फाइल हुआ है, तो आप प्रिंसिपल जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा तो उसका डिस्ट्रिक्ट जज, मेन जो प्रिंसिपल जज है, उसके पास आप अर्जी कर सकते हैं। और अर्जी करके जिसके जो केस पहला फाइल हुआ है, वहां पर जो पीछे केस फाइल हुआ है वो वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो सेक्शन 21A इंटरनल ट्रांसफर होगा। इस सेक्शन का भी इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, लेकिन अगर आप यूज करेंगे तो इसका बहुत फायदा होगा। उसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रेडिक्टरी, जो बोलते हैं ना आपस में, ऐसा जजमेंट नहीं पास होना चाहिए। सपोज डिवोर्स मैटर 2 जगह चल रहा है, एक ही फैमिली कोर्ट में, एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो इसका मतलब एक कोर्ट का कुछ अलग आ सकता है जजमेंट और दूसरे कोर्ट का भी अलग है। टू अवॉइड कॉन्ट्रेडिक्टरी जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि वो दोनों साथ में एक ही जगह फाइल हो। नाउ नेक्स्ट वी गो टू सेक्शन 21C। अब ये कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एज सेड कि एग्जॉस्टिव है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है? अब दिस इज वन सेक्शन, वो कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब भी आप फैमिली कोर्ट में डालते हैं, तो हो सकता है फैमिली सेटलमेंट डीड हो या कंसेंटम हो या एमओयू हो। मोस्टली एमओयू नहीं बनाया जाता, जैसे कंसेंटम बनाते हैं तो इट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, उस पर कोई स्टैंपिंग करने की जरूरत नहीं है कोर्ट फीस के एक्ट के हिसाब से। तो दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट सेक्शन कि सेक्शन 21C। तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में भी इसमें देख सकते हैं, बहुत छोटा सेक्शन है। तो दिस इज ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेक्शन 22,
फैमिली मैटर्स सभी जानते हैं कि ये थोड़े मतलब पर्सनल मैटर्स है, तो किसी को भी इसका पब्लिशिंग या फिर सभी को पता चले अपने बारे में, उनके बीच में हस्बैंड वाइफ के पर्सनल बातें क्या हुई, नोबडी लाइक्स इट। तो कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में ये सेक्शन बात करता है। और कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दैट आल्सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। आपने कभी कभी देखा होगा कि जजमेंट जब भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का पढ़ते हैं, वेदर द रिपोर्ट आर अलाउड टू पब्लिश दिस जजमेंट, ऐसे एक नोट लिखी रहती है ऊपर जजमेंट के, रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड ये सारी चीजें लिखे थे, बट मेनली वेदर रिपोर्ट आर अलाउड टू पब्लिश दिस जजमेंट, तो वो लिखा रहता है। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कोई भी जजमेंट फैमिली कोर्ट का या फिर डिस्ट्रिक्ट, अगर सीनियर डिवीजन में डिवोर्स फाइल किया है या फिर और कोई पिटिशन फाइल की रेस्टोरेशन के, तो उसका पब्लिशिंग की मनाही है। तो ये इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि इन कैमरा प्रोसीडिंग के बारे में भी इसमें लिखा गया है। 1955 का एक्ट ने काफ़ी मतलब काफ़ी